हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है बेटा? नो सर। जी सर, विजुअल है। दिख रहा है। ओके। लास्ट क्लास में हमारी इलेक्ट्रोलक्स एप्सीटर कंप्लीट हो गया, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? सर एक बार जो उसका डायग्राम था एक बार बता सकते हैं क्या? हेलो। चलिए समझ लेते हैं दोबारा, इस डायग्राम को दोबारा समझ लेते हैं। देखो, हमने वीआरएस सिस्टम पढ़ा था, राइट? बिल्कुल सेम वीआरएस सिस्टम है, बस यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस है ये उसमें नहीं थी वीआरएस सिस्टम में, राइट? बाकी पूरा सेम है। समझते हैं कैसे, इसको दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ से हमारा कंडेंसर में अमोनिया वेपर एंटर हुई। कंडेंसर का काम क्या है? इसको कूल करना, इसकी लेटेंट हीट को रिमूव करना। जब ये लेटेंट हीट इसकी रिमूव हो जाएगी तो वेपर कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब हमारे पास लिक्विड अमोनिया है, ये एंटर करेगा एवेपोरेटर में। एक सेकेंड। ओके, अब लिक्विड अमोनिया एंटर करेगा हमारे इसमें एवेपोरेटर में, और यहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस इसके अंदर ऐड हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस ऐड होने से क्या होगा, जो इसका पार्शियल प्रेशर अमोनिया का है वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से इसका इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। इवेपोरेशन जल्दी होगा तो फिर कूलिंग जल्दी होगी। फिर इवेपोरेशन का काम क्या है? सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड अमोनिया को वेपर अमोनिया में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो जितनी जल्दी लिक्विड अमोनिया वेपर अमोनिया में कन्वर्ट होगी उतनी जल्दी कूलिंग होगी। सर हाइड्रोजन गैस मतलब अलग से ऐड किया है इसमें? हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ से अलग से ऐड की है, इसमें इसके साथ मिला दिया अमोनिया साथ, इसमें एंटर करा दी। कंसीडर करो टोटल पार्शियल प्रेशर 8 MPa है, ठीक है ना? टोटल पार्शियल प्रेशर हमारा एवेपोरेटर में 8 मेगापास्कल है। तो अगर इस हाइड्रोजन गैस ने थोड़ा बहुत तो प्रेशर कंसीडर किया होगा, मान लो इसमें 1 मेगापास्कल इसने लिया, तो अब इसका अमोनिया क्या हो गया? 7 मेगापास्कल हो गया। मतलब अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कम हो गया। जो पहले 8 मेगापास्कल होना चाहिए था, अब वो हो गया 7 मेगापास्कल। जैसे प्रेशर कम होगा वैसे इवेपोरेशन और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकल प्रेशर जितना कम होगा उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होगा। ठीक, अब जितना जल्दी इवेपोरेशन होगा मतलब उतनी जल्दी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग की। जितनी जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी जल्दी कूलिंग होगी। क्लियर? अब यहाँ पे एग्जिट में क्या हुआ एवेपोरेटर के? वेपर अमोनिया और हाइड्रोजन गैस ये दोनों बाहर आ गए एवेपोरेटर से। अब ये मिक्स होंगे एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में हमारे पास पहले से क्या है? वाटर। ठीक है, अमोनिया की प्रॉपर्टी है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। तो हाइड्रोजन ये जो ऊपर का चैम्बर है ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि लाइट इन वेट है। ठीक है, वेट कम है, हल्का है, तो क्या होगा? वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर जाएगा और अमोनिया जो होगी वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी। और क्योंकि ये वेपर अमोनिया थी, जब जैसे ही वो वाटर के साथ मिक्स होगी तो वो हीट रिलीज कर देगी, यहाँ से हीट आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब आपका यहाँ पे नीचे क्या है? अमोनिया वाटर का मिक्सचर है, एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस
ऊपर से वापस एवेपोरेटर में चल जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस यहीं पे सर्कुलेट होती रहेगी इस एरिया में, एवेपोरेटर टू एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर टू एवेपोरेटर। फंक्शन क्या था, बस इसका अमोनिया का, लिक्विड अमोनिया का जो एवेपोरेशन रेट है उसको इंक्रीज करना ताकि कूलिंग इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से जो अमोनिया और वाटर का सॉल्यूशन है, जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें अमोनिया की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है अभी, तो इसको हम पंप करेंगे जनरेटर में। ठीक है, अब जनरेटर पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल सोर्स से हीट सप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप एक्सटर्नल सोर्स से हीट सप्लाई करोगे तो ये अमोनिया वाटर का मिक्सचर था वो हीट होने लग जाएगा। अब क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट होगा। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, तो इसलिए अमोनिया जल्दी वेपर हो जाएगा, पहले वेपर हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया वेपराइज होके ऊपर की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे यहाँ बचेगा आपका वीक सॉल्यूशन। वीक सॉल्यूशन मतलब जिसमें अमोनिया के पार्टिकल बहुत कम होंगे, अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है काफी कम होगी, तो उसको हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की हेल्प से वापस एब्जॉर्बर में पहुंचा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा अमोनिया वेपर। अमोनिया वेपर के साथ हो सकता है थोड़ा बहुत वाटर भी वेपराइज होके चला गया हो। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स ऑफ वाटर चले गए हो, तो यहाँ पे काम है रेक्टिफायर का, उसको कंडेंस करके वाटर वेपर को उसको वहीं पे रोक लेना और आगे पास करेगा सिर्फ अमोनिया वेपर। यहाँ पे कंप्लीट अमोनिया वेपर 100% अमोनिया वेपर पास होगी और जो भी वाटर वेपर इसने कंडेंस करी थी यहाँ पे अपने पास रोकी थी वो वापस भेज देगा ये जनरेटर में। ठीक, अब हमारे पास एक चीज हमने और यूज करी यहाँ पे, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है, हीट एक्सचेंज करना, मतलब एक पाथ से हीट दूसरी जगह को हीट ट्रांसफर करना। अब वीक सॉल्यूशन जो था वो यहाँ पे पहले से हीट अप होके आ रहा था, हमारा यहाँ पे गर्म हो गया था। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल सोर्स से हीट प्रोवाइड करी थी, अब हीट हो गया था। अब ये वीक सॉल्यूशन कहाँ जा रहा है आपका, एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में क्या है, पहले से वाटर है, तो उसमें तो क्या होगा, ये हीट वेस्ट हो जाएगी जाके। तो हमने क्या सोचा, ऐसा करते हैं यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं ताकि इसकी हीट को हम यूटिलाइज कर सकें इसको हीट करने में। जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जा रहा है उसको हीट कर दें ताकि आगे जाके हमें कम हीट प्रोवाइड करनी पड़े। जो हम एक्सटर्नल सोर्स से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे वो अब हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन अब आ रहा है वो पहले से ही हीट होके आ रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? इस तरीके से आपकी साइकिल ये कंटिन्यूस चलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर कंप्लीट हुआ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें तो हम रेफ्रिजरेंट को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अभी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, देखो कुछ हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट नहीं चाहते कि वो कांटेक्ट में आए हमारे जो उसमें, जैसे मान लो जो रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में डायरेक्ट आए, क्योंकि रेफ्रिजरेंट हमारा पास होता है कॉइल से। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसे हैं कि जैसे जो खराब हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट जो रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में आएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एक हम दूसरा एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की हेल्प से हम कुछ और चीज कूल करेंगे और उस कूलिंग वो जो जिसको हमने कूल किया है उससे हम अपना कंपोनेंट वो अपना प्रोडक्ट कूल करेंगे। तो जो हमने दूसरी चीज कूल करी उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। फॉर एग्जांपल जो वो होती है मिल्क डेयरी होती हैं, डेयरीज होती हैं मिल्क की, दूध की डेयरी जो होती हैं, वहां पे मिल्क को कूल किया जाता है, चिल किया जाता है, ठंडा किया जाता है काफी ज्यादा। ठीक है, तो जो ठंडा किया जाता है उसको किससे किया जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन की हेल्प से ठंडा किया जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, नमक का पानी। ठीक है, लेकिन अब नमक का पानी पहले थोड़ा ठंडा होता है, पहले क्या किया जाता है, नमक के पानी को ठंडा किया जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है। किसकी हेल्प से, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की हेल्प से। जैसे अमोनिया है रेफ्रिजरेंट, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है,
इनकी हेल्प से पहले हम यूज ठंडा करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन को, फिर जब हमारा ब्राइन सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है उसकी हेल्प से हम ठंडा करते हैं अपने मिल्क को। ठीक है, तो जो ब्राइन सॉल्यूशन है वो आपका हो गया सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, और जो आपके अमोनिया है, फ्रियोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या हो गया आपके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ये चीज क्लियर हुई, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट डिफरेंस। ठीक है बेटा, जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जबकि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन से होंगे, जो पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की हेल्प से ठंडे किए जाएंगे, कूल किए जाएंगे, और फिर उनको सर्कुलेट किया जाएगा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। चलिए नोट कीजिए आप। हाँ
नोट हो गया बेटा? यस सर। चलिए, अब ये कुछ हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम चाहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेफ्रिजरेंट की। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? लो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो ताकि जल्दी से वेपराइज हो सके। लो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हाई लेटेंट हीट, केमिकल इनर्ट एंड स्टेबल, नॉन फ्लेमेबल ताकि आग ना लग सके उसमें। नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला नहीं हो, पॉइजनस ना हो ताकि अगर कंसीडर लीक हो गया तो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। शुड नॉट रिएक्ट विद लुब्रिकेशन ऑयल, जो लुब्रिकेशन ऑयल हम कंप्रेसर वगैरह में यूज कर रहे हैं उसके साथ रिएक्शन ना करे। और शुड नॉट बी कोरोसिव, उसकी वजह से हमारी पाइपलाइंस में जंग ना लगे। ठीक है भाई, हाई लेटेंट हीट क्यों रिक्वायरमेंट होती है? हाई लेटेंट हीट जितनी होगी, देखो हीट एब्जॉर्ब करनी है हमें, ठीक है। अब हीट एब्जॉर्प्शन कितना करेगा? जितना उसकी लेटेंट हीट वो एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि एक तरफ लिक्विड है दूसरी तरफ वेपर में कन्वर्ट करेगा। लिक्विड टू वेपर कैसे कन्वर्ट करेगा? जब वो वहां की लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, अपनी लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब लेटेंट हीट उसकी मान लो टोटल हीट कितनी होगी? मास इंटू मास ऑफ रेफ्रिजरेंट इंटू लेटेंट हीट। अब जितनी लेटेंट हीट ज्यादा होगी उतना ही मास ऑफ रेफ्रिजरेंट कम यूज करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि लेटेंट हीट ज्यादा हो ताकि मास ऑफ रेफ्रिजरेंट हमें कम यूज करना पड़े। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया? ओके, अब रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग। ठीक है, एयर कंडीशनिंग होता क्या है? एयर कंडीशनिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस टू क्रिएट एंड मेंटेन सर्टेन टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर प्योरिटी कंडीशंस इन इंडोर स्पेसेस। मतलब रेफ्रिजरेशन में सिर्फ हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर स्पेस का टेम्परेचर डाउन कर रहे थे सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपेरिजन में। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, हमें सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना है, साथ में क्या मेंटेन करना है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर की प्योरिटी। ठीक है, ये तीनों चीज अगर हम मेंटेन करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। ठीक है, क्यों किया जाता है? पर्सनल कंफर्ट के लिए।
नोट कीजिए। ह्यूमिडिटी क्या होता है? बेटा ह्यूमिडिटी जो आप कहते हो ना एयर में उमस होती है, उसको उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। हो गया नोट? नो सर। हो गया? बताना है। नो नोट हो गया बेटा? कोई बार बता दो सर। यस सर। एयर कंडीशनिंग दोबारा समझा दें। देखो एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, हमें या एसी हम घर में लगाते हैं, कमरे में लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कि इस टेम्परेचर पे हमारा एसी होना चाहिए, ठीक है। पर साथ में उसमें मेंटेन क्या क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है और एयर प्योरिटी भी मेंटेन होती है। कंसीडर करो आपने टेम्परेचर काफी कम कर लिया लेकिन उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है, तो क्या आपको कंफर्ट फील होगा? कंफर्ट फील नहीं होगा। जब बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में क्या प्रॉब्लम आती है कि उमस बढ़ जाती है, हम यही कहते हैं उमस बढ़ गई है। अब टेम्परेचर तो कम हो गया एनवायरनमेंट का बारिश होने की वजह से, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, हमें उमस सी लगती है, मतलब गर्मी, मतलब चिपचिपापन फील होता है। वो चीज क्या है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई उस टाइम काफी ज्यादा एयर में, तो हमें कंफर्ट फील नहीं होता ना उस टाइम। मतलब क्या है कि कंफर्ट फील होने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और साथ में एयर प्योरिटी, ऐसा ना हो कि एयर प्योरिटी खराब हो, एयर की प्योरिटी खराब हो गई, तो वो चीज भी मेंटेन करनी है। तीनों चीज मेंटेन होगी तो उसे बोलते हैं हम एयर कंडीशनिंग, ठीक है। चलिए अब एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं एयर कंडीशनिंग? इंडस्ट्रियल में, जैसे टेक्सटाइल कंपनी हो गई, प्रिंटिंग में हो गई, मैन्युफैक्चरिंग में हो गई, फोटोग्राफिक, कंप्यूटर रूम्स, पावर प्लांट, व्हीकल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल्स, आपको जहां जहां भी एसी दिखाई देता है आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, मतलब उसका नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंफर्ट के लिए कमर्शियल में, रेजिडेंशियल के लिए, ठीक है। नोट कीजिए।
हो गया सर। ओके ओके, अब दो तरह के एसी होते हैं, सेंट्रल एसी और यूनिटरी एसी। दोनों में हम डिफरेंस समझ लेते हैं क्या क्या होता है। देखो, सेंट्रल एसी कौन से होते हैं, जो आपके जैसे मॉल में लगते हैं, जो एक एसी लग गया और बाकी वो फिर चिमनी के थ्रू, डक्ट के थ्रू कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे होटल वगैरह में होते हैं, डायरेक्ट डक्ट या चिमनी प्रोवाइड होती है हर कमरे में, लेकिन एसी जो होता है वो एक ही एसी लगता है पूरी बिल्डिंग के लिए। ठीक है। यूनिटरी एसी कौन से होते हैं, जो यूनिट एसी होते हैं, मतलब जो हमारे घर में लगते हैं, स्प्लिट एसी या विंडो एसी, वो यूनिटरी एसी होते हैं। ठीक है, आप दोनों तरह के एसी के बारे में जानते हो। हाँ सर। ये इनके बारे में पता है ना आपको। नहीं पता सर। यस, नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। आपने एसी जो स्प्लिट एसी तो देखे ही होंगे, घर में जो एसी लगते हैं वो तो देखे ही होंगे, यस सर। है ना। आपने घर में देखा होगा या फिर कंप्यूटर लैब में देखा होगा या कहीं पे देखा होगा, जो स्प्लिट एसी होते हैं उन्हें बोलते हैं यूनिटरी एसी। ठीक है, क्योंकि वो एक यूनिट होते हैं। और सेंट्रल एसी कौन से होते हैं, सेंट्रल एसी एक बिल्डिंग के लिए लगाया जाता है, पूरी बिल्डिंग में एक एसी लगा दिया और फिर चिमनी के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू हर रूम में हम उसकी कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। सेंट्रल एसी में क्या है, वाइब्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, इसके अंदर वाइब्रेशन कम होगी। नॉइज, वाइब्रेशन होगी, सीधी बात है, नॉइज भी ज्यादा होगी, इसमें नॉइज कम होगी। पावर कंजम्पशन, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एयर फ्लो रेट चाहिए, ठीक है, तो पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। एक एसी की, हम पूरी एक एसी से पूरी बिल्डिंग में ठंडा कर रहे हैं, तो पावर कंजम्पशन ज्यादा ही करेगा वो, यस और नो। और इस एसी से हम सिर्फ एक रूम को ठंडा कर रहे हैं, तो ये पावर कंजम्पशन कम करेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेंट्रल एसी की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, जब पावर कंजम्पशन ज्यादा करेगा तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। ठीक है, और इसमें एक सेकेंड, ओके। और इसमें पावर कंजम्पशन कम हो रहा है, तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी यूनिट एसी की। अब डक्ट की बात करें तो, क्योंकि सेंट्रल एसी में क्या होता है, एक एसी है और डक्ट की हेल्प से या चिमनी की हेल्प से हमें कूलिंग करनी है हर रूम में, तो यहाँ पे डक्ट का रिक्वायरमेंट होगी इंस्टॉल करने के लिए। यूनिटरी एसी में डक्ट की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ डक्ट डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन। ठीक है। फेलियर प्रॉब्लम, अगर सेंट्रल एसी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होगा, जितने भी पूरी बिल्डिंग के रूम्स हैं सबको प्रॉब्लम आ जाएगी एक ही बार में। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस रूम में एसी लग रहा है उसी रूम के एसी में प्रॉब्लम आई है, तो मतलब उसी रूम को प्रॉब्लम होगी, बाकी किसी रूम को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबके एसी अलग अलग है। ठीक है। इनिशियल कॉस्ट इसकी ज्यादा होगी सेंट्रल एसी की। सेंट्रल एसी आपके लैक्स में आते हैं, 2 लाख का है, 3 लाख का है, लेकिन यूनिटरी एसी आपके 25,000, 30,000, 40,000 इसमें आ जाएंगे आपके। ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट सेंट्रल एसी की ज्यादा होगी, यूनिटरी एसी की कम होगी। क्लियर है सबको डिफरेंस, यस। नोट कीजिए।
चलिए आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आगे का टॉपिक थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।